तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज हम मुंशी प्रेमचंद की उस एवरग्रीन कहानी के नोट्स और एनालिसिस पर बात करने वाले हैं जिसे हम सबने कभी ना कभी जरूर पढ़ा है, बड़े भाई साहब। सच मानिए ये कहानी पुरानी जरूर है, लेकिन इसमें छिपी बातें आज भी बिल्कुल सटीक बैठती हैं। अब कहानी की गहराइयों में उतरने से पहले जरा इसके रचयिता को याद कर लें, धनपत राय, जिन्हें पूरी दुनिया बड़े ही अदब से मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानती है। कथा सम्राट या उपन्यास सम्राट, ये उपाधियां यूं ही नहीं मिली उन्हें। आम इंसान के सुख दुख को जिस तरह वो पन्नों पर उतारते थे ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। और हमारी आज की ये कहानी भी उनकी इसी कमाल की ऑब्जर्वेशन का एक बेहतरीन नमूना है। आज की इस चर्चा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा कि कहानी के साथ साथ एग्जाम वाले जरूरी पॉइंट्स भी कवर हो जाएं। पहले हम दोनों भाइयों के कैरेक्टर्स को समझेंगे, फिर टाइम टेबल, इम्तिहान का प्रेशर, एजुकेशन सिस्टम पर व्यंग्य और आखिर में सबसे अहम किताबी ज्ञान बनाम जीवन का अनुभव। और हाँ, एंड में कुछ ग्रामर और थीम्स पर भी नजर डालेंगे। चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। दोनों भाइयों का इंट्रोडक्शन, जिनके स्वभाव बिल्कुल एक दूसरे के उलट हैं। देखते हैं ये कहानी का बेस कैसे बनाता है। इन दोनों के बीच का डायनामिक ना बहुत ही दिलचस्प है। ध्यान दीजिएगा, उम्र में पूरे 5 साल का फासला है, लेकिन क्लास के मामले में सिर्फ 3 दर्जे का अंतर। एक तरफ है हमारे 14 साल के बड़े भाई साहब जो 9वीं क्लास में हैं। वो हमेशा, मतलब लिटरली हमेशा किताब खुले बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पढ़ाई की नींव एकदम मजबूत चाहिए। और दूसरी तरफ है 9 साल का छोटा भाई, 5वीं क्लास का स्टूडेंट। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। उसे बस मौका चाहिए और वो मैदान में खेलने भाग जाता है। काश हम बड़े होते तो कोई हमें यूं न टोकता। बचपन में ये ख्याल किसके मन में नहीं आया होगा। छोटे भाई की ये फ्रस्ट्रेशन बहुत रियल है, लेकिन अगर ध्यान से सोचें तो ये उस भारी बोझ को भी छुपाता है जो असल में बड़े भाई साहब उठा रहे हैं। एक बड़े भाई के तौर पर हमेशा एक रोल मॉडल बने रहने का प्रेशर, जिसके चक्कर में बेचारे का अपना बचपन ही कहीं पीछे छूट गया है। आगे बढ़ते हैं टाइम टेबल बनाम खेलकूद। हम सब ने कभी ना कभी जोश में आकर पढ़ाई का एक कड़क टाइम टेबल जरूर बनाया है, राइट? देखते हैं बड़े भाई साहब का क्या हाल है। अब जरा इस जानलेवा टाइम टेबल को देखिए। जो बात इसमें सबसे ज्यादा फनी और इम्पॉसिबल है वो ये कि सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक का पूरा शेड्यूल पैक्ड है, लेकिन इसमें खेलने के लिए 1 मिनट का भी समय नहीं है, जीरो। अब आप ही बताइए, ऐसे रूटीन को फॉलो करना क्या मुमकिन है? इसीलिए छोटे भाई का वो रिएक्शन एकदम नेचुरल लगता है जब वो इस टाइम टेबल को इग्नोर करके चुपके से पतंग उड़ाने और वॉलीबॉल खेलने निकल जाता है। आखिर टाइम टेबल बनाना अलग बात है और उस पर टिके रहना बिल्कुल अलग। तीसरा हिस्सा और भी मजेदार है, इम्तिहान और घमंड। असली टेंशन तब शुरू होती है जब सालाना परीक्षा के नतीजे आते हैं और दोनों भाइयों की सिचुएशन एकदम पलट जाती है। इस घटते हुए फासले को समझना बहुत जरूरी है। पहले इम्तिहान के बाद जो अंतर 3 साल का था वो घटकर 2 साल रह गया और फिर सिर्फ 1 साल का गैप बचा। अब सोचिए, छोटा भाई बिना पढ़े क्लास में फर्स्ट आ रहा है और बड़ा भाई दिन रात एक करने के बावजूद फेल हो जाता है। जाहिर है इस बात ने उनके रिश्ते में एक अजीब सा तनाव और दूरी पैदा कर दी। अब छोटे भाई में तो कॉन्फिडेंस आना ही था, बल्कि कहें तो ओवर कॉन्फिडेंस और थोड़ा घमंड भी। इसे कंट्रोल करने के लिए बड़े भाई साहब सीधे इतिहास के पन्ने पलटते हैं। वो उसे याद दिलाते हैं कि कैसे घमंड ने चक्रवर्ती राजा रावण तक का नाम निशान मिटा दिया था। शाहे रूम का भी यही हाल हुआ। उनका पॉइंट एकदम क्लियर है, एक बार तुक्के से पास हो जाना महज अंधे के हाथ बटेर लगने जैसा है। ये कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी हमेशा सफलता ही मिलेगी। आते हैं चौथे हिस्से पर, शिक्षा प्रणाली की आलोचना। मुंशी प्रेमचंद यहां सिर्फ 2 भाइयों की कहानी नहीं सुना रहे हैं। उन्होंने बड़े भाई के स्ट्रगल के जरिए एजुकेशन सिस्टम पर एक बहुत ही करारा तमाचा जड़ा है। रटंत विद्या के पागलपन को कितनी अच्छी तरह एक्सपोज किया गया है, जरा सोचिए। मतलब ज्योमेट्री में अ ब ज की जगह अगर अ ज ब लिख दिया तो सारे नंबर कट। या फिर इंग्लिश हिस्ट्री में उन 8 हेनरी राजाओं के नाम रटना, हेनरी 7वां, हेनरी 8वां। क्या लॉजिक है इसका? प्रेमचंद जी साफ दिखा रहे हैं कि एग्जामिनर्स को सिर्फ रटी रटाई बातें चाहिए। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे को कुछ समझ आ रहा है या नहीं, बस तोते की तरह रट लो। अब हम कहानी के सबसे इमोशनल और दार्शनिक क्लाइमैक्स पर पहुंच रहे हैं, अनुभव बनाम किताबी ज्ञान, और वो बाजार वाला आमना सामना। छोटा भाई अब पूरी तरह आश्वस्त है कि उसे कोई रोक टोक नहीं सकता। वो छुप छुप कर पतंगबाजी में लगा है। उसे लगता है कि उसने बड़े भाई को स्मार्टनेस में मात दे दी है। लेकिन तभी बाजार में अचानक दोनों आमने सामने आ जाते हैं।
और यहीं बड़े भाई साहब एक ऐसा लॉजिक रखते हैं जो छोटे भाई का सारा भ्रम तोड़ देता है। वो समझाते हैं कि किताबी ज्ञान का पड़ला चाहे कितना भी भारी क्यों न लगे, दुनिया के तजुर्बे के आगे वो हमेशा हल्का ही रहेगा। अपनी बात को साबित करने के लिए वो जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देते हैं ना, वो एकदम सटीक हैं। वो बताते हैं कि कैसे उनके अम्मा और दादा भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन घर का खर्च चलाना या कोई अचानक से आई बीमारी जैसी इमरजेंसी को संभालना वो किसी भी डिग्री वाले से लाख गुना बेहतर जानते हैं। यहाँ तक कि वो हेडमास्टर साहब का भी जिक्र करते हैं, जिनकी अनपढ़ माँ के घर संभालने से ही उनके घर में बरकत है। तजुर्बा किताबों से नहीं, जिंदगी जीने से आता है। चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, निष्कर्ष और मुख्य सीख। देखते हैं कि ये पूरी कहानी परीक्षा के नजरिए से कैसे समेटी जा सकती है। बड़े भाई साहब की ये बात सच में दिल छू लेने वाली है। वो कहते हैं कि उनका भी मन करता है कनकौवे उड़ाने का, वो भी तो बच्चे ही हैं, लेकिन अगर वो खुद ही गलत रास्ते पर चलेंगे तो छोटे भाई को कैसे बचाएंगे। ये जो जिम्मेदारी का एहसास है ना, ये छोटे भाई के अहंकार के गुब्बारे की हवा निकाल देता है। उसे अचानक बड़े भाई के त्याग का एहसास होता है और उसके मन में अपने भाई के लिए एक सच्ची गहरी इज्जत पैदा हो जाती है। और इसी रियलाइजेशन के साथ आता है कहानी का वो बेहद खूबसूरत एंडिंग सीन। बड़ा भाई आखिरकार अपने अंदर के उस सख्त अनुशासन को किनारे रख देता है। जैसे ही ये कटी हुई पतंग उनके ऊपर से गुजरती है, बड़े भाई साहब लंबी सी छलांग लगाकर उसकी डोर पकड़ लेते हैं और दोनों भाई बिल्कुल हमउम्र दोस्तों की तरह हॉस्टल की तरफ भागते हैं। ये उनके रिश्ते में आई एक नई और गहरी समझ का बहुत ही प्यारा सिंबल है। अब अगर एग्जाम में लॉन्ग आंसर या निबंध वाले सवालों की बात करें तो आपको इन 3 मेन पिलर्स पर फोकस करना है। पहला, दोनों भाइयों के कैरेक्टर का कॉन्ट्रास्ट, एक पढ़ाकू तो दूसरा चंचल। दूसरा, रटंत विद्या वाले एजुकेशन सिस्टम पर प्रेमचंद जी का व्यंग्य। और तीसरा, जो सबसे बड़ी थीम है, किताबी ज्ञान पर व्यावहारिक अनुभव यानी प्रैक्टिकल नॉलेज की जीत। अगर आप इन 3 बातों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे तो फुल मार्क्स पक्के हैं। लैंग्वेज के नजरिए से देखें तो इस कहानी में मुहावरों का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ है। जैसे ये वाला, सिर पर नंगी तलवार लटकना, मतलब हमेशा किसी खतरे का डर बने रहना। छोटे भाई की हालत को बयान करने के लिए इससे बेहतर क्या ही मुहावरा हो सकता था। तो ग्रामर सेक्शन में अच्छे नंबर लाने के लिए ऐसे मुहावरों को पकड़ना और उनका सही मतलब समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे हम आज की इस चर्चा को समेटते हैं, मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। वही सवाल जो शायद मुंशी प्रेमचंद भी हमसे पूछना चाहते थे। असल जिंदगी के सफर में सफलता के तराजू पर किसका पलड़ा भारी होता है, क्लासरूम की औपचारिक शिक्षा का या फिर दुनिया की ठोकर खाकर मिले व्यवहारिक अनुभव का? सोचिएगा जरूर।